नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मिले राम माधव, बुधवार को मिलेंगी महबूबा मुफ्ती। चुनाव नतीजों के हफ्ते भर बाद भी सरकार गठन पर असमंजस बरकरार। पाकिस्तान में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी फिर गिरफ्तार। रिहाई पर भारत ने जताया था कड़ा विरोध। अमित शाह को सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में बड़ी राहत। सभी आरोप खारिज। सोहराबुद्दीन परिवार जाएगा हाईकोर्ट। 50 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद मिला लापता विमान का मलबा। जावा के नजदीक समुद्र में मिले 40 शव। शिनाख्त जारी। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। वनडे और T20 पर देंगे ध्यान। विराट कोहली को सिडनी टेस्ट की कमान। और देखते हैं पहली खबर। पीडीपी के महागठबंधन के ऐलान के बाद बीजेपी नेता राम माधव ने आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद भी सरकार गठन को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात करने वाली हैं। महागठबंधन के ऐलान के बाद होने वाली इस मुलाकात पर सबकी निगाहें लगी हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में महागठबंधन की चर्चा के बीच सरकार गठन का मामला उलझता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पीडीपी को सरकार गठन पर आखिरी फैसला लेने से पहले व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में जनादेश को परिभाषित करना पेचीदा मामला है। मुझे लगता है कि हमें पूरी स्पेस देनी चाहिए मुफ्ती साहब को कि वो सोच समझ के बड़ी सीरियसली सब इश्यूज को देखें, सब कॉम्बिनेशंस को देखें और जो फिर स्टेट के लिए ठीक रहे वो उनको करना चाहिए। इस बीच बीजेपी ने कहा कि राज्य में उसको सबसे अधिक वोट प्रतिशत हासिल हुआ है, इसलिए सरकार गठन में उसकी अहम भूमिका होनी चाहिए। राज्यपाल NN वोरा ने बीजेपी को 1 जनवरी को बुलाया है, लेकिन पार्टी महासचिव राम माधव ने मंगलवार को ही उनसे मुलाकात की। उन्होंने बातचीत का ब्यौरा तो नहीं दिया, लेकिन ये दोहराया कि बीजेपी के बिना कोई सरकार संभव नहीं है। We have to be a partner in the government here. Discuss all those issues with our alliance partners. 23 दिसंबर को आए चुनाव नतीजों में पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी है। नतीजों के बाद पीडीपी और बीजेपी के बीच भी सरकार गठन की बात हुई थी, लेकिन धारा 370 और आफ्स्पा और मुख्यमंत्री के नाम पर पीडीपी की कड़ी शर्तों के आगे ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ओर से पीडीपी को बिना शर्त समर्थन की घोषणा से समीकरण बदल गए। हालांकि अभी सभी की निगाहें 31 दिसंबर को पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की राज्यपाल से होने वाली मुलाकात पर होंगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर में आखिर सरकार बनने में देरी क्यों हो रही है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल जिलानी साहब हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो चुनाव नतीजों के बाद 1 हफ्ता करीब, क्या वजह है, क्यों आखिर सरकार गठन को लेकर इतनी ज़्यादा देरी दिख रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप स्टेबल स्थायी कोई गवर्नमेंट देखें तो वो सिर्फ पीडीपी बीजेपी अगर मिल जाए वही हो सकती है। पर शुरुआत ऐसे हुई कि बीजेपी पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनका एक सरकार बनने वाला है, उसमें शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगी और 6 जो इंडिपेंडेंट थे वो भी उनके साथ मिलेंगे और सीएम उनका होगा, मुख्यमंत्री उनका होगा। फिर बाद में दूसरे दिन वो कुछ चला नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक रिवोल्ट हो गई और अब उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि वो बातचीत ही नहीं हुई थी। उसके बाद बात चली पीडीपी और बीजेपी की, भाजपा की, और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सपोर्ट अनाउंस कर दिया पीडीपी के लिए। पर एक चीज़ याद रखिए, वो सपोर्ट डायरेक्टली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, वो चिट्ठी नहीं दी गई है। उन्होंने डिनाई किया कि चिट्ठी हम नहीं देंगे। हाँ, चिट्ठी नहीं देंगे। पीडीपी ने कहा है जब तक चिट्ठी नहीं मिलेगी तो अलायंस नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, गुलाम नबी आज़ाद ने एक सपोर्ट ऑफर की हुई है,
पर मुफ्ती सईद ने अभी तक उसका कोई जवाब दिया नहीं है। तो तमाम बातें जो चल रही हैं, आप अगर अखबारें लें, हर अखबार एक अपनी नई नई अलायंसेस बना रहा है और एक सरकार कश्मीर में अलग अलग अलायंसेस की बना रहा है। और जो पीडीपी के प्रवक्ता की ओर से एक बयान आज सुबह आया न्यूज चैनल से बात करते वक्त कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक बेहतर विकल्प। नहीं, उनसे मेरी भी बात हुई है, क्लेरिफिकेशन उन्होंने दिया हुआ है। नईम अख्तर उनका नाम है। नईम अख्तर साहब ने साफ कर दिया कि मुझसे सवाल पूछा गया था क्या ये अलायंस हो रहा है, उन्होंने कहा ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, को घुमा घुमा के अलायंस बन गया है बस। पर मैं जहां तक देख रहा हूं, देखिए एक सीरियस जो बातचीत जो अभी चल रही है उसमें उतार चढ़ाव बहुत है और वो अभी भी पीडीपी और भाजपा के बीच में है। और उसमें जैसे आपके पत्रकार ने कहा कि 370 और सरकार किसकी, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मुख्यमंत्री किसका रहेगा, जी ये बात है। और उसमें 3 साल का भी जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है कि क्या 3-3 साल बटेगा, पहले कौन होगा, या 6 साल मुफ्ती सईद चीफ। क्या ये माना जाए कि राहुल जी की दोनों ही पार्टियां पीडीपी और बीजेपी असल में बातचीत भी कर रही हैं, जो ये बड़े मुद्दे हैं इन पर एक सहमति की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन नेगोशिएट करने के लिए एनसीपी, एनसीएफ, कांग्रेस, इन सब के साथ भी एक मैं कहूँ हवा में बातें भी उछाली जा रही हैं। देखिए मुझे लगता है ये ज्यादा हवा में बातें उछाली जा रही हैं। ये टाइम शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो ये सब की समझ में आता है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार बगैर केंद्र के इस मदद के नहीं चल सकती है। ये उन्होंने बहुत अरसा पहले साफ कर दिया था। ये एहसास मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को भी है। तो इसीलिए जो लॉजिकल अलायंस बनने वाली है वो पीडीपी भाजपा की है, क्योंकि केंद्र में भाजपा है। दूसरी बात, टाइम शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि भाजपा को भी अपने मेंबर्स को ये कन्विंस करना है कि मुफ्ती सईद को वो 6 साल हो या 3 साल हो चीफ मिनिस्टरशिप देंगे। क्योंकि आपको याद होगा बात चली थी कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर हो। तो ये भाजपा से ये डिमांड आया था। अब उसको कैसे आप मोड़ो। दूसरा, पीडीपी के भी अंदर उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि वो भाजपा से अलायंस में जा रहे हैं और उसके साथ सब तैयार हो। तो इसीलिए मुझे लगता है ये वक्त लग रहा है। एक तबका ये भी मानता है, राहुल जी आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या दोनों, क्योंकि दोनों धुर विरोधी पार्टियां रही इस चुनाव में और कहा गया कि एक ने घाटी पे जहां कब्जा किया, दूसरे ने जम्मू में, जिनकी पोलराइजेशन का पूरा फायदा दोनों पार्टियों ने उठाया है। ऐसे में दोनों का एक साथ खड़े होना धरातल पर, मैं कहूँ ज़मीनी हकीकत में, क्या वाकई उनके बेस वोट बैंक के लिए खतरा है, या फिर इससे ज़्यादा जो दूसरे विकल्पों की बात हो रही है महागठबंधन, वो ज़्यादा खतरनाक होंगे बेस वोट बैंक को खोने के लिहाज से? देखिए ऐसा है कि जैसे भाजपा और कांग्रेस नहीं मिल सकते हैं, उसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मिलना कुछ बहुत ही मुश्किल है। एक ही। दूसरा, जहां आप वोट बैंक की बात कर रहे हो, ये पहले अलायंसेस हो चुके हैं भाजपा के साथ। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कई सालों सरकार में थी, उसके बाद भी वो सरकार में आई जम्मू कश्मीर में, उनके वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो हम लोग सेकुलरिज्म की बात, जो मॉडल एक कश्मीर पे थोपते हैं, वो शायद गलत है। कश्मीर का एक अलग सेकुलरिज्म है, वहां पे कश्मीरियत के नाम से वो जानी जाती है, जिसे वाजपेयी जी ने बहुत देश के अंदर जो सेकुलरिज्म का मॉडल है उससे जम्मू कश्मीर का बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल अलग है। तो उसके पीछे वजह क्या, क्यों वहां पे ऐसा है? देखिए क्योंकि वहां पे जो एक सोसाइटी जो उभरी है, वहां का जो जो कश्मीरियत है, जिसे सेकुलरिज्म कहा जाता है, उसका जो ढांचा है वो यहाँ के सेकुलरिज्म से, उसमें बहुत ही ज्यादा कशिश है। दोनों रिलीजियस ग्रुप्स में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा तगड़ी थी। इसीलिए जो सोच है, अब देखिए ना, कश्मीर के जो सबसे बड़े सूफी पीर माने जाते हैं, पीर कहा जाए, उन्हें नुंद ऋषि के नाम से जाना जाता है। ये भारत में कहीं और नहीं है। तो इसीलिए तो वहाँ ढांचा बिल्कुल अलग है। तो आप जब वोट बैंक की बात करते हो तो भाजपा और वाजपेयी, मैं एक और चीज ऐड कर दूं, वाजपेयी ने भाजपा के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बड़ी एक जगह बनाई थी। आज भी वाजपेयी जी बहुत पॉपुलर है कश्मीर में, तो एक जगह बनी हुई है। तो इसीलिए अगर सरकार बनती है तो इसको, अगर सरकार ठीक चल जाए तो इसका कोई खामियाजा पीडीपी को भुगतना नहीं पड़ेगा, और वो उन्हें भी मालूम है। फिलहाल कन्विंस करना पड़ेगा अपने मेंबर्स को और कश्मीर के अवाम को भी। पीडीपी को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि ये अलायंस उनके लिए बहुत जरूरी है। और क्या बीजेपी के साथ अलायंस पर अपने कार्यकर्ताओं को समझाना ज्यादा मुश्किल या ज्यादा आसान है बनस्पति, मैं कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर हो जाती है तो?
देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना नामुमकिन है, ऐसा क्यों? बहुत मुश्किल है। आप क्या सोचते हो कि कांग्रेस और भाजपा एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो मुमकिन सकते नहीं ना। तो वही हाल पीडीपी और एनसी का है कश्मीर में। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये बयान देना कि पीडीपी को बिना शर्त समर्थन महज एक सिर्फ देखिए, सरकार, जब तक मुझे लगता है, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये बयान हो सकता है शायद सीरियस हो, पर जब तक, अब देखिए महबूबा मुफ्ती कल गवर्नर से मिलने वाली है, गवर्नर को वो देगी क्या? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट की चिट्ठी ना हो तो वो तो बेमाने हो जाता है ना। तो चिट्ठी तो दी नहीं गई, तो जब अगर वो बहुत सीरियस है उस बयान पे तो शायद उन्हें चिट्ठी भी देनी चाहिए। मुझे ये लगता है, मैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना सीरियस है इस मामला, मैं नहीं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे लग रहा है एक ऑब्जर्वर के नाते कि बहुत अगर वो चाह रहे हैं कि ये सरकार बने और उनके साथ उनका समझौता हो या आउटसाइड सपोर्ट हो, तो उसकी चिट्ठी दे दी जाए जिसे महबूबा मुफ्ती लेके गवर्नर को पेश करे, पर वो नहीं हुआ है। और एक और जो बात है कि देखिए, आपने जो सवाल पूछा था कि पीडीपी के लोगों को मनाना पड़ेगा, बिल्कुल, पर आप सिर्फ पीडीपी का ही ये जिम्मेदारी नहीं है, भाजपा को भी अपने लोगों को मनाना पड़ेगा इस अलायंस के लिए, ये एक तरफा नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो टाइम जो इतना हो गया ना, हफ्ता हो गया, मुझे लगता है और हफ्ता शायद निकल जाए इसमें कि सरकार ना बने। पर इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये इलेक्शन कोई किसने भी लड़ा, उन्होंने दो बातों पर इलेक्शन लड़ा है। एक तो विकास, धारा 370 हो ना हो वो बात अलग है, विकास का मुद्दा बहुत बड़ा था। दूसरा, सैलाब से जो कश्मीर को हानि पहुंची है उसका भी है। जी, पर वो गाड़ी कहीं जा ही नहीं रही। अभी पहली बार मैंने सुना है कि कश्मीर में ठंड से लोग मरे, और ये कौन मरे? जो टेंट में रह रहे। आप ही अंदाजा लगाइए, इस सर्दी में -6 -7 जा रहा है श्रीनगर में, अभी भी टेंट में लोग रह रहे हैं, उनके लिए कोई कुछ है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ये लोग करें, आपस में बातचीत करें और एक सरकार बनाए कि ये लोग टेंट में ना मरे। और जो आप कह रहे हैं कि कई जो आपकी पीडीपी के नेताओं से बात हुई, वो इशारा साफ दिख रहा है कि बीजेपी से ही बेहतर विकल्प हो सकता है, भले ही कुछ और। इसमें एक और चीज है, क्यों बहुत संक्षेप में वक्त, जी बिल्कुल, एक लाइन है ये कि देखिए, कश्मीर और जम्मू आज की तारीख में बटा हुआ है, अगर इन दोनों को जोड़ना है, इसीलिए बीजेपी और पीडीपी का अलायंस भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी इस पूरे मसले पर जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में बड़ी राहत मिली है। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित शाह पर हत्या और आपराधिक साजिश के सभी आरोप खारिज कर दिए। सीबीआई इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी या नहीं, ये साफ नहीं है, लेकिन फैसले से नाखुश सोहराबुद्दीन परिवार ने हाईकोर्ट जाने की बात जरूर कही। सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित शाह के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, आर्म्स एक्ट और सबूत मिटाने के आरोप खारिज कर दिए हैं। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह ने खुद को आरोप मुक्त करने की अर्जी दी थी। इन दोनों मामलों में विशेष अदालत में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। मंगलवार को आए कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सोहराबुद्दीन परिवार हाई कोर्ट में अपील करेगा। बीजेपी का सेंट्रल हुकूमत का पूरा हाथ है इसमें बचाने का। हाई कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हालांकि सीबीआई ने अभी ये तय नहीं किया है कि वो फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी या नहीं। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने सितंबर 2013 में चार्जशीट दाखिल की थी। बीजेपी अदालत के इस फैसले का सम्मान करने की बात कह रही है, तो विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सीबीआई ने जानबूझकर अमित शाह के खिलाफ मजबूती से पक्ष नहीं रखा। अभी कोर्ट का जो निर्णय है उसको हम लोग मान्यता देकर के इज्जत देना चाहिए। सीबीआई का मामला शक के दायरे में है। सरकार सीबीआई पे दबाव बनाकर इस तरीके के फैसले करा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सोहराबुद्दीन शेख नवंबर 2005 में अपनी पत्नी कौसर बी के साथ बस में हैदराबाद से सांगली जा रहा था। आरोप है गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने दोनों का अपहरण कर फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी थी। करीब साल भर बाद दिसंबर में मामले के गवाह तुलसीराम प्रजापति की भी फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। गुजरात के गृह मंत्री रहे अमित शाह को इस मामले में 2010 में गिरफ्तार भी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारी दबाव के बाद पाकिस्तान ने आतंकी ज़कीर रहमान लखवी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया।
रिहाई से ठीक पहले लखवी को आज एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी को कैद में रखने का पाकिस्तान सरकार का फैसला निलंबित कर दिया था, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। रावलपिंडी के अदालत जेल में लखवी को छोड़ने की तैयारियां चल रही थीं कि पाकिस्तान सरकार ने उसे अपहरण के एक पुराने मामले में फिर गिरफ्तार कर लिया। लखवी मुंबई के 26/11 हमले की साजिश में शामिल है। जानकारों का मानना है कि लखवी की फिर गिरफ्तारी पाकिस्तान की चालबाजी है। ये सब पाकिस्तान की चालबाजी है। उसको जो अभी अरेस्ट किया है ये टेम्पररी अरेंजमेंट से, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। सोमवार को लखवी की रिहाई के आदेश की खबरों के बाद भारत ने इस पर विरोध जताया था। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया था। तमाम राजनीतिक दलों ने भी सरकार के दबाव का समर्थन किया है। सरकार ने फिर डिटेन किया है और वो हिंदुस्तान के दबाव में किया है, लेकिन दबाव में अगर उनका ये फैसला है तो इससे ये पता चलता है कि उनके अंदर आतंक के खिलाफ लड़ाई की विल नहीं है। इससे पहले 18 दिसंबर को पाकिस्तान की निचली अदालत ने 26/11 के मामले में सबूतों के अभाव में लखवी को छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन भारत सहित अमेरिकी दबाव के बाद उसे अगले ही दिन शांति भंग की आशंका में बंद कर दिया गया था। भारत की संसद में भी इस पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। पिछले दिनों पेशावर में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान की काफ़ी किरकिरी हुई थी और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को शांत रखने के लिए फिलहाल लखवी को छोटे छोटे मामले में थोड़े थोड़े समय के लिए गिरफ्तार कर जेल के अंदर डाला जा रहा है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े उसे वे बाहर निकाल सके। इसलिए इस गिरफ्तारी से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के रवैये में कोई मूलभूत परिवर्तन आया है। राजसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। बेंगलुरु ब्लास्ट के 2 दिन बाद भी धमाके करने वालों का सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि वो राज्य सरकार के लगातार संपर्क में है। इस बीच बेंगलुरु समेत देश के दूसरे महानगरों में भी नए साल के मौके पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देश के सुरक्षा हालात को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव और सेना प्रमुख समेत खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी मौजूद थे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बैठक में बेंगलुरु बम धमाके पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि मामले की जांच को लेकर गृह मंत्रालय लगातार कर्नाटक सरकार के संपर्क में है। इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस कर रहे हैं, उस पर हम टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि स्टेट पुलिस क्या बात को लेकर के सामने में आएंगे, तथ्य क्या है वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन टच में है। सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट टच में है। उधर बेंगलुरु पुलिस ने रविवार को हुए बम धमाके के बाद शहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने नए साल के जश्न के मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला किया है। शहर में 25 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। In view of the blast on the 28th, there is a certain shadow over the celebrations that will go on for the New Year's Eve. However, we have, keeping that particular background in mind, we are making large number of extra additional security measures are being taken. इस बीच बेंगलुरु में और बम धमाके करने की धमकी देने वाले लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 17 साल के इस लड़के ने ट्विटर पर बेंगलुरु धमाके की जिम्मेदारी भी ली है। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे मानसिक तौर से बीमार करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ई रिक्शा से संबंधित विधेयक के संसद में पारित न हो पाने के चलते अध्यादेश का रास्ता चुना है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए जल्दबाजी में कदम उठा रही है। विपक्ष ने सरकार पर ई रिक्शा में सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा को कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान सड़कों पर उतारा गया था। ई रिक्शा के पीछे दलील थी कि ये प्रदूषण मुक्त है और पांव से खींचकर रिक्शा में सवारी ढोने की प्रथा अमानवीय है। साथ ही बड़े शहरों की छोटी दूरियों के लिए ये सस्ता विकल्प है। इस साल जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षा मानकों में कमी का हवाला देते हुए ई रिक्शा पर रोक लगा दी थी, मगर 24 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने इस संबंध में अध्यादेश जारी कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो विपक्ष ने सरकार पर चुनावी फायदे के लिए सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया।
कभी रोक रहे हैं, कभी पास कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। हम जब उस पर एक्चुअली रेगुलेशन लाने जाते हैं तो वो रेगुलेशन इतना कमज़ोर है। बेसिकली इन सब मुद्दों से दिखता है कि सरकार रेगुलेशंस के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि ई रिक्शा के डिज़ाइन में गंभीर खामियां हैं। 100 फीट की लेंथ का 40 किलो कम से कम होना चाहिए। जो इसमें लगा है वो कम से कम 10 किलो वेट का है। पाइप्स वगैरह जो है इसके ये बहुत लाइट वेट है। ये जो हाइट है इसकी ये बिल्कुल डाउन लेनी पड़ेगी, जो कि गड्ढों में चलने की वजह से उसकी लंबाई, उसकी व्हील ब्रेस को देखते हो तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके रिक्शा कामयाब हो सकता है। केंद्र सरकार ने ई रिक्शा को नियमित करने के लिए मोटर व्हीकल कानून में संशोधन किया और ई रिक्शा के लाइसेंस के लिए नए नियम बनाए। सरकार ने सुरक्षा मानकों की कमी और चुनावी फायदे के विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। हमने मानवीय दृष्टिकोण का भी इसमें विचार किया है, सुरक्षा का भी विचार किया है और इससे कन्वर्शन ऑफ साइकिल रिक्शा टू ई रिक्शा इन ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर और गुड्स दोनों में कैसे होगा इसका विचार किया है। दिल्ली में करीब 1 लाख ई रिक्शा चालक हैं। जाहिर है ई रिक्शा के नियमित होने से हजारों लोगों के ऊपर से रोजी रोटी का संकट खत्म होगा, लेकिन आनन फानन में इन्हें नियमित करने से लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसे में चुनावी टाइमिंग को प्राथमिकता देने के बजाय जरूरी है कि ई रिक्शा के डिजाइन को ठीक किया जाए। कैमरामैन राजेश अग्रवाल के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्र सरकार लोकपाल कानून के तहत अपने कर्मचारियों से संपत्ति की जानकारी तो मांग रही है, लेकिन लोकपाल बिल के पास होने के 1 साल बाद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। लोकपाल संस्थान के लिए अधिकारियों की नियुक्ति और लोकपाल के दफ्तर को लेकर अभी भी ज्यादा काम नहीं हो सका है। लोकपाल से जुड़ा संशोधन विधेयक संसद में फिलहाल लंबित है, लेकिन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी फॉर्म जारी कर लोकपाल और उसके सदस्यों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा मांग रहा है। लोकपाल के लिए जरूरी व्यवस्था की दिशा में अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सरकार का दावा है कि इस पर काम चल रहा है। अधिकारियों की कुछ एक थोड़ी बहुत नियुक्ति हुई है, पूरी तरह नहीं हुई। अभी उसका कार्यालय भी स्थापित करना है, उसको लेकर के भी एक संशोधन है कि कार्यालय का स्थान कहाँ निश्चित किया जाएगा। यदि वो संशोधन सांसदों को स्वीकार होगा तो एनसीआर के भीतर किसी भी स्थान पर उसका चयन किया जा सकता है। लोकपाल के नियमों के तहत जांच और अभियोजन दोनों इसके दायरे में होंगे। ऐसे में लोकपाल के ढांचे को खड़ा करने में लंबा वक्त लग सकता है। जानकारों का मानना है कि इस संस्थान से जुड़े अंगों की बहाली को लोकपाल की नियुक्ति के बाद भी अंजाम दिया जा सकता है। तब तक लोकपाल सरकार के दूसरे महकमों की सहायता से काम करेगा। ऐसे में लोकपाल को जांच के लिए सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ये नियुक्ति के बाद ही होगी सारी चीज़ें, क्योंकि एक बार लोकपाल नियुक्त होता है तो उसके बाद लोकपाल डिसाइड करेगा कि क्या करना है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। कार्मिक विभाग अगले 30 अप्रैल तक केंद्रीय कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा मांग रहा है। इस आदेश पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। सेक्शन 44 में पावर है गवर्नमेंट को कि वो अपने पब्लिक सर्वेंट्स को कहें कि वो अपनी असेट्स और लायबिलिटी डिक्लेयर करें, और ये सर्कुलर कानून के अनुसार बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफ़िकल्टी लगती है। पूरा लोकपाल इस्टेब्लिश होने दो, नियुक्ति होने दीजिए, बाद में जो चाहे लोकपाल के आदेश से जो इन्फॉर्मेशन डीओपीटी को देना है वो दे जा सकता है। लंबे संघर्ष के बाद पारित हुआ लोकपाल बिल एक बार फिर से संसद में कुछ संशोधनों के लिए लंबित है। जानकारों का मानना है कि इस बार लोकपाल को पास होने में कुछ और वक्त लग सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिंदुस्तान को एक प्रभावी और आत्मनिर्भर लोकपाल के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन शिव कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। इंडोनेशिया ने कहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान एयर एशिया के लापता विमान का मलबा मिल गया है। जावा में समुद्र तट के पास से कई शवों को बरामद किया गया। शवों की शिनाख्त का काम जारी है। इंडोनेशियाई नौसेना ने लापता एयर एशिया के विमान का मलबा तलाश लेने की बात कही है। जावा द्वीप के पास समुद्र से कुछ शव बरामद हुए हैं। जिस जगह शव मिले हैं वहां से महज 10 किलोमीटर दूर लापता विमान आखिरी बार रडार पर देखा गया था। सर्च टीम के मुताबिक शवों की पहचान संभव है। Mencari dan mengevakuasi semua benda-benda atau barang-barang atau dugaan jasad para penumpang.
इधर एयर एशिया कंपनी ने कहा है कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। कंपनी ने यात्रियों के परिजनों को खोज स्थल तक जाने के खास इंतजाम भी किए हैं। We trying to support what they believe would be helpful to the process. So we at Asia we provide a single trip tomorrow for the family. विमान की तलाश में अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश शामिल हैं। अमेरिका ने भी अपना एक नौसैनिक पोत इंडोनेशिया के लिए रवाना किया है। इंडोनेशिया के सुराबाया से सिंगापुर जा रहा एयर एशिया का विमान 27 दिसंबर को अचानक लापता हो गया था। इसमें कुल 162 यात्री सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। धोनी ने 10 साल के अपने टेस्ट करियर में 90 टेस्ट मैच खेलने के बाद आज संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि वो वनडे और टी20 में खेलना जारी रखेंगे। धोनी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया को बुलंदियों पर पहुंचाया। टीम इंडिया को टेस्ट में नंबर 1 बनाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब सफेद जर्सी में मैदान पर नजर नहीं आएंगे। मेलबर्न टेस्ट के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। धोनी ने दिसंबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट करियर का आगाज किया था। वो अब वनडे और टी20 पर ध्यान देंगे। बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल ने प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी। धोनी के इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। आज तीसरे टेस्ट मैच समाप्त होने के बाद धोनी ने संजय पटेल जी को फ़ोन किया और अपनी इच्छा जाहिर की कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं एंड बीसीसीआई हैज रिस्पेक्टेड हिज व्यूज। धोनी को भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट मैच खेले। उन्होंने अपनी 144 पारियों में 4,876 रन बनाए। इसमें 6 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं। धोनी का टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर 224 रन रहा। महेंद्र सिंह धोनी ने 60 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिसमें 27 मैचों में उन्होंने टीम को जीत दिलाई। क्रिकेट के 3 फॉर्मेटों में सबसे ज्यादा 134 बार स्टंप करने का रिकॉर्ड धोनी के ही नाम पर है। उनकी कमान में भारतीय क्रिकेट टीम ने अनेक शानदार और यादगार जीत के साथ कई दूसरे रिकॉर्ड भी बनाए। Down the ground, has that gone the distance? It has. India has won. Yes. इसमें टी20 वर्ल्ड कप के अलावा वनडे वर्ल्ड कप का खिताब भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मेलबर्न में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया और इसके साथ ही मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।